आखिरकार क्यों कैंसिल कर दिया है राफेल सहित 80 फाइटर जेट का डील फ्रांस के साथ? बड़ी चौंकाने वाली खबर है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अब कदम उठा लिया है भारत के खिलाफ, पहला कदम। हालांकि चाइना यहाँ पर सबसे कमजोर नस बांग्लादेश की उठाते हुए दबाते हुए दिख रहा है। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको सुबह एक खबर दी थी और जिस खबर में बताया था कि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको पावेल डुरोव को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक अजीब सी चीज देखने को मिली है। यूएई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस के साथ 80 युद्ध विमानों की अपनी डील को कैंसिल कर। डुरोव को उनके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर चल रही जांच के कारण सप्ताहांत में फ्रांस में हिरासत में लिया गया था। जांच का ध्यान इस प्लेटफॉर्म द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और बाल पोर्नोग्राफी वितरण जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में विफलता पर केंद्रित है। डुरोव के पास फ्रांस और यूएई की दोहरी नागरिकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास अभी भी रूसी नागरिकता है या नहीं है। क्रेमलिन ने मंगलवार को फ्रांस को कड़ी चेतावनी दी, आरोप लगाते हुए कि देश ने टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले हफ्ते पेरिस हवाई अड्डे पर टेक टाइकून को गिरफ्तार किया गया, जिससे मॉस्को भी नाराज हो गया है। फ्रांसीसी अभियोजकों का आरोप है कि डुरोव ने टेलीग्राम पर अवैध सामग्री के प्रसार को ठीक से संबोधित नहीं किया, जिसे कंपनी जोरदार तरीके से खारिज करती है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गिरफ्तारी के पीछे किसी भी राजनीतिक प्रेरणा के सुझाव को खारिज कर दिया है। डुरोव की गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे मामले में जुड़े एक सूत्र का कहना है कि गिरफ्तारी को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एविया प्रो का हवाला देते हुए बताया है कि यूएई ने फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों के लिए अपने सौदे को स्थगित कर दिया है। इस समझौते में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट ने 80 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शामिल है। इस निलंबन से पूरा सौदा खतरे में पड़ गया है। यूएई ने डुरोव की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। देश ने पहले ही उनसे मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस का अनुरोध किया है। मंगलवार तक डुरोव के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया गया था। एसोसिएट प्रेस ने उल्लेख किया है कि वो बुधवार तक हिरासत में रह सकता है, जब एक न्यायाधीश ये तय करेगा कि उस पर आरोप लगाए जाएं या उसे रिहा किया जाए। पोर्टल ने यह भी कहा कि डुरोव की गिरफ्तारी के कारण यूएई और फ्रांस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग पूरी तरीके से रुक सकता है। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यूएई की प्रतिक्रिया से डुरोव के हिरासत में पैदा हुए महत्वपूर्ण कूटनीतिक तनाव पर प्रकाश पड़ता है। यह अनिश्चित है कि इसका यूएई और फ्रांस के बीच भविष्य के संबंधों पर क्या असर होगा, खासकर सैन्य समझौतों के मामले में। इस मामले में लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। दोनों देश घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। डुरोव की कानूनी कार्रवाई का नतीजा यूएई और फ्रांस के कूटनीतिक और सैन्य सहयोग को भी आने वाले समय में प्रभावित कर सकता है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से चीजें चल रही है, ऐसा लगता है कि टेलीग्राम एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। बहुत सारी, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की मुख्य इस्लामी पार्टी है, जो धार्मिक कट्टरपंथ के लिए कुख्यात है। सरकार ने प्रतिबंध हटाते हुए कहा है कि उसे जमाते इस्लामी के आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमाते इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। उस पर छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जो हसीना के खिलाफ विद्रोह में बदल गया। इसी विद्रोह और हिंसा के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त को इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा। हसीना के प्रशासन की जगह लेने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने बुधवार को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि जमात और उसके सहयोगियों के आतंकी गतिविधि में शामिल होने के कोई विशेष सबूत नहीं है। पार्टी ने हिंसा भड़काने के आरोपों से इनकार किया, प्रतिबंध की निंदा करते हुए अवैध, न्यायतर और असंवैधानिक बताया। जमात बांग्लादेश
बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ पा रही है क्योंकि 2013 में एक अदालत ने कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में इसका पंजीकरण बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ टकराव। पार्टी के वकील शिशिर मोनीर ने कहा कि वो अपने पंजीकरण को बहाल करने के लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जमाते इस्लामी का पाकिस्तान से गहरा संबंध है और बांग्लादेश की आजादी के समय भी जमात के नेता शेख मुजीबुर रहमान के विरोध में उन्होंने हर कदम पर पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन जन विद्रोह के आगे उनको भी झुकना पड़ा। बांग्लादेश की आजादी के बाद जमाते इस्लामी के नेता अवामी लीग के खिलाफ ही रहे। जमाते इस्लामी के नेता धार्मिक आधार पर बांग्लादेश को विभाजित करने और आतंकी घटना फैलाने में शामिल भी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, भारत को अब चौकस होने की जरूरत है। और चौकस होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि चाइना उस चीज का फायदा उठा रहा है जो भारत इस वक्त नहीं उठा रहा है। आपको बता दूं, संघाई में इस वक्त लार्जेस्ट टेक्सटाइल शो किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है चाइना का, जिसमें 4000 जो दिखलाने वाले लोग हैं, जो दुकानें हैं, उनको रखा गया है हिस्टोरिक हाई। चैंगटोंग इसको देख रहे हैं। दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग फेयर टेक्सटाइल के लिए लगाया गया है। दुनिया भर को न्योता दिया गया है कि आप आइए यहाँ पर देखिए किस तरीके से नायलॉन से लेकर कई तरह की चीजों का हम निर्माण करते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, चाइना का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2014 में पीक पर था, लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ी डाउन होने लगी और दुनिया में अच्छा खासा बढ़ोतरी बांग्लादेश को मिला। पर बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता है और इस चीज का फायदा अब चाइना भी उठा रहा है। चाइना उसी कदम की तरफ चल रहा है। भारत को भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट के आसार भी हैं। अभी तक बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भारत ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा कदम नहीं उठाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और भारत के पास 300 से 400 मिलियन डॉलर कमाने का पूरा मौका नजर में आ रहा है। हालांकि यूक्रेन इस मामले में मध्य प्रदेश थोड़ा सा आगे निकलता दिख रहा है। ये इस मामले में थोड़ा आगे बढ़कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख रहे हैं। 4 नए स्टार्टअप्स को विकसित किया गया है जो अब यहाँ पर काम करेगा। वैसे जितनी जल्दी भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े उतना ही अच्छा है। जैसे चाइना ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया, वैसे ही भारत को भी उठाना शुरू करना चाहिए। हालांकि चाइना के पास पहले से इस तरह की इंडस्ट्री है बनी हुई, पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि अमेरिका और बाहरी देश इंडस्ट्री के कपड़ों को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। भारत के पास अभी भी मौका है क्योंकि उइगर मुसलमानों को लेकर ये कहा जाता है कि इसकी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो बहुत हद तक इस समय मार्केट खुला है और भारत को आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस अवसर को अपना पाएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और इस समय भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।